हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 मई 2020 और आज के कुछ करेंट अफेयर टॉपिक्स आपके सामने हैं। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक है, पूछा जा सकता है कहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिंस अभी बीमारियां चल रही हैं तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान दूसरा है हमारा, जो अभी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की सरकार इलेक्शन करवा सकती है। उसको लेकर के भारत ने अपना विरोध जताया है, तो उस चीज़ पे लेकर के ये न्यूज़ आइटम है। और तीसरा है ब्रू रियांग और चौथा है DICGC। ये आपका रिलेटेड है इकोनॉमी से, ये आपका है आपका जियोग्राफिकल, जो आपका जियोग्राफी है वहाँ से रिलेटेड है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। और गिलगिट बाल्टिस्तान तो आप जानते ही हो, भारत पाकिस्तान का पुराना डिप्लोमेटिक जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर से। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक ऐसी बीमारी है जो सुअरों से सुअरों में होती है, यानी जानवरों से जानवरों में हो रही है। तो ये अभी आसाम में, हमारा भारत का जो एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम, वहाँ पर ये बीमारी देखी गई है कि इस बीमारी ने अपने पाँव पसारने शुरू किए हैं। ये बीमारी सुअरों को इम्पैक्ट करती है, सुअरों को होती है। तो काफ़ी ज़्यादा सुअर इम्पैक्ट हो गए हैं आसाम में। और उसके अलावा ये बीमारी सिर्फ आसाम के साइड में नहीं है, जितना भी ईस्ट अपना एशिया है, एशिया का जो रीजन है उसमें और भी देशों में जो है ये फैल रही है। जैसे एक देश और है फिलीपींस, एशिया के अंदर फिलीपींस है दक्षिण चीन सागर में। तो वहाँ पर फिलीपींस में भी ये बीमारी काफ़ी हद तक फैली हुई है। और वहाँ पे ये हाल हुई है कि ये हाल हुआ है कि वहाँ पे 7,000 जो पिग्स हैं, 7,000 जो सुअर हैं, उन्हें मारना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी जब बहुत तेज़ी से फैलती है तो बहुत बड़ा नुकसान करती है जानवरों का, सारे मवेशी मर जाते हैं। तो इसलिए इसका एक ही इलाज रह जाता है बाद में कि अगर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं तो जो इन्फेक्टेड हैं उन्हें ख़त्म कर दो। ठीक है, तो इसलिए फिलीपींस ने 7,000 सुअरों को ही मारा है। तो अभी आप अफ्रीकन जो फीवर है, वायरल फीवर, इसका नाम याद रखिए, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इंसानों से इंसानों में या जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है। ठीक है, दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ऐसा कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। ठीक है, उसमें एक आता है POK और एक जो है गिलगिट बाल्टिस्तान आता है। POK जो है इधर का एरिया है, कश्मीर से लगा हुआ है, और ऊपर जो है ये उसका कश्मीर का पाक ऑक्यूपाइड, जो पाक ने ऑक्यूपाइड किया है, गिलगिट बाल्टिस्तान उसमें आता है। उस जगह पे वो एरिया है, उसको गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान क्या है, ये भारत का अभिन्न अंग है एक तरीके से। जैसे जम्मू कश्मीर है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट ये गिलगिट बाल्टिस्तान को जो है हमारे हिस्से में आता है ये। ठीक है, भारत के हिस्से में आता है। लेकिन जब लड़ाइयाँ हुई तो लड़ाइयों के बाद 1971 की लड़ाई के बाद हुआ ये कि ये हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ ये वाला एरिया भी पाकिस्तान के उसमें चला गया, कंट्रोल में चला गया। और उसके बाद शिमला समझौता हुआ 1972 में। उसके बाद ये हुआ कि जैसी स्थिति है उस स्थिति को आप बदलने की कोशिश नहीं करोगे, जहाँ जैसा रखा वहाँ रखोगे और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करोगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि इस हिस्से को अपने यहाँ से एडमिनिस्टर करना, यानी कि उसकी देखरेख करना शुरू कर दिया उस इलाके की। कहने को तो पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है ये स्वतंत्र इलाका है। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर था, जिसको हमने कहा कि आप अपना मुख्यमंत्री रखिए, आप अपना जो भी रखना है रखिए, और हमारा राज्यपाल आपके यहाँ रहेगा बस। ठीक है, उसी तरीके से इस इलाके में भी इनका चुनाव होता था, अपने तरीके से चुनाव करते थे, अपना इनको जो है गवर्नर रखा जाता था पाकिस्तान की ओर से, लेकिन ये अपनी देखरेख खुद करते थे। तो पाकिस्तान ने इन पे शुरू कर दिया था इस तरीके से गवर्न करना। जैसे हमारे यहाँ भी 35A हटाया गया लास्ट ईयर, उसी तरीके से इनके यहाँ भी कुछ रूल थे कि गिलगिट बाल्टिस्तान में जो लोग रहते हैं वो तो पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी आदमी गिलगिट बाल्टिस्तान में नहीं आ सकता, इस तरह की चीज़ थी। लेकिन हमने तो ये हटाया है, 35A जो था हमारा पिछले साल हटाया है अगस्त में, लेकिन पाकिस्तान ने ये 1984 में ही हटा दिया था। ऐसा जो रूल था उनके यहाँ 35A के नाम से नहीं था, ऐसा ही कुछ था। जो हमारे यहाँ 35A में कंडीशन है, वैसी ही कंडीशन वहाँ पे थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने क्या किया कि 1984 में ही गिलगिट बाल्टिस्तान से वो रूल हटा दिए जो हमारे यहाँ 35A की तरह के रूल हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग भी गिलगिट बाल्टिस्तान में आके बस सकते हैं। उसके बाद से पाकिस्तान ने क्या करा कि पंजाब के लोगों को, जो पाकिस्तानी पंजाब है, वहाँ से उठा करके यहाँ पर बसाना शुरू किया गिलगिट बाल्टिस्तान में, ताकि इस पर कब्जा करने में आसानी हो, थोड़ा अपना एरिया बढ़ाया जाए। तो इस तरह की हरकतें वो करता रहा। ठीक है, तो अभी क्या किया है कि पिछले साल तो उसने इसको जो है अपना एरिया बताया ही इसको कि हाँ गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा एरिया है। लास्ट ईयर भी इन्होंने इस तरह की चीज़ें की थी, और इस साल भी इन्होंने क्या किया है 2020 में, इन्होंने अभी रिसेंटली एक फैसला सुनाया है 2020 में, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने तरफ से चुनाव करा सकती है, मतलब चुनाव करा सकती है और वहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए वो स्वतंत्र है।
ठीक है। तो इस तरीके से जो पाकिस्तान है वो गिलगिट बाल्टिस्तान पे अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है, उस पर अपना अधिकार जता रहा है, जो कि है नहीं, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है गिलगिट बाल्टिस्तान का भी वो एरिया। और सबसे बड़ी बात ये कि ये किसी का भी एरिया हो अभी, लेकिन एक समझौते, कई समझौते हो रखे हैं। जैसे ये जो आपका एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, कश्मीर में सटा हुआ है, उससे होकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। यानी चाइना जो रोड बना रहा है ना, जो रोड बना रहा है, सड़क बना रहा है अलग अलग देशों से निकलती हुई, वो इस इलाके से भी जा रही है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से भी जा रही है। तो पाकिस्तान हो सकता है ये सोच रहा हो कि जितनी जल्दी हम अपनी सोवरेनिटी यहाँ पर क्लेम करें, उतनी जल्दी चाइना को भी हम गारंटी दे पाएंगे, हाँ हम यहाँ पर आपको सुरक्षा दे पाएंगे, ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा और चीज़ें क्या हैं जो इस चीज़ को इनवैलिड करती हैं? पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि 1963 में भी एक समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना के बीच में कि जो तुम्हारे और हमारे यहाँ बीच गिलगिट बाल्टिस्तान में जो एरिया है, उसको लेकर के हम तब तक कोई फैसला नहीं लेंगे जब तक कि तुम्हारा और इंडिया का, यानी पाकिस्तान और इंडिया का फैसला नहीं हो जाता। पर जो कश्मीर का इशू है उसको लेकर के, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जब तक तुम्हारा और इंडिया का मामला साफ नहीं हो जाता कि हाँ क्या करना है, डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि कौन सा एरिया चाइना के पास जाएगा और कौन सा पाकिस्तान के पास रहेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि एक 1972 में शिमला समझौता हुआ था, 1971 के बाद, युद्ध के बाद, कि जो जहाँ पे है अभी जितने भी इलाके हैं जहाँ पे हैं वहीं रहने दिए जाएंगे, उसमें किसी तरह का अधिकार कोई अपना नहीं जताएगा। बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के बाद ही आप इस पर अपना अधिकार जता पाएंगे, आपको अपना हिस्सा मिल पाएगा, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। तो इन दो चीज़ों के होने के साथ ही जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, उनका जो क्लेम है वो कमज़ोर पड़ जाएगा कश्मीर मुद्दे पर पूरी दुनिया में। और साथ ही भारत ने भी इस चीज़ की आपत्ति जताई है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे जो है मैप में कहाँ पर है, भारत के मैप में कहाँ पर है, पाकिस्तान से कौन सा इलाका सटा हुआ है, उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें वही थी, 1963 का चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर एग्रीमेंट था, 1972 का था, 1984 में जो है क्या हुआ था कि 1984 में क्या हुआ था, 1984 में जो है इन्होंने इस रूल को हटा दिया था, जैसा हमारे यहाँ 35A में रूल था। ठीक है, अब आते हैं ब्रू रियांग। ब्रू रियांग कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। ब्रू रियांग जो है ये मिजोरम की, बेसिकली ब्रू और रियांग एक ही नाम है, ब्रू को ही रियांग कहते हैं। ये एक जनजाति है जो मिजोरम में रहती थी, लेकिन मिजोरम में इनके खिलाफ कुछ अत्याचार हुए, इनकी आपस में कुछ एथनिक क्लाइसेस हो गई, इनकी जो है नस्लीय लड़ाई इनके खिलाफ हुई, नस्लीय हिंसा हुई, जिसके बाद ये मिजोरम को छोड़ करके त्रिपुरा में बस गए। मिजोरम और त्रिपुरा को आप इंडिया के मैप में जाकर देख लीजिएगा कि किस तरीके से सटे हुए हैं। और मिजोरम से जो ब्रू थे, जो ब्रू जनजाति जिनको रियांग भी कहते हैं, वो निकल करके कहाँ आ गए, आपके त्रिपुरा में आ गए। और ये आए क्यों थे? हुआ ये था कि मिजोरम में 1990 में वहाँ के मिजोरम के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो ब्रू लोग हैं या ये जो रियांग लोग हैं, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। दीज गाइज आर नॉट द इंडिजीनियस पीपल ऑफ मिजोरम। ये लोग मिजोरम के इंडिजीनियस लोग नहीं हैं, यानी मूल निवासी नहीं हैं, जिसकी वजह से इनसे मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के फिर ब्रू में और मिजोरम के लोगों में आपस में थन गई और उसके बाद नस्लीय हिंसा शुरू हो गई। उसके बाद एक घटना हुई 1997 में। 1997 में क्या हुआ, इन्होंने एक वहाँ पे दंपा टाइगर रिजर्व है त्रिपुरा में, मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में है दंपा टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पे एक जो सिपाही था, टाइगर फॉरेस्ट ऑफिसर था, जो दंपा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसको ब्रू ने जान से मार दिया। लड़ाई हो गई और उनके ऊपर आरोप आया कि ब्रू ने ही इनको मारा है। उसके बाद ब्रू के खिलाफ काफ़ी हिंसा शुरू हो गई, लोगों ने इनको काफ़ी मारा पीटा। उसके बाद जब ये मारपीट होने लगी, इनके खिलाफ नस्ली हिंसा बढ़ गई, तो ये भाग करके कहाँ चले गए? त्रिपुरा में चले गए। ये कई सालों से, करीब 23 सालों से त्रिपुरा में ही टिके हुए थे और त्रिपुरा में इनको कोई जगह नहीं दे रहा था, ये शरणार्थी बने हुए थे। ठीक है, और जब ये शरणार्थी बने हुए, त्रिपुरा के लोग भी इनको नहीं देना चाह रहे थे जगह। अब हुआ क्या, पिछले साल एक फैसला किया गया कि इनको परमानेंटली सेटल करो, ये हमारे यहाँ के लोग हैं, इंडिया में ही इनको त्रिपुरा में सेटल करो। तो जब इनको सेटल करने के लिए डिसीजन आया, तो वो डिसीजन में क्या क्या पॉइंट्स थे वो आप याद रखना, इसके बारे में आ सकता है, पूछा जा सकता है रिटन एग्जाम में और प्री में भी आ सकता है। उसमें ये 4 बातें याद रखने लायक हैं कि जितने भी ब्रू आदिवासी हैं जो त्रिपुरा में हैं, उन सभी को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट दिया जाएगा।
पहली चीज़ ये याद रखिए कि 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट सरकार ने किया है, लेकिन इस फिक्स डिपॉजिट से पैसा या इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो सारा का सारा ये लोग 2 साल के बाद निकालना शुरू कर पाएंगे। जो ब्रू हैं वो 2 साल के बाद निकालना शुरू कर पाएंगे। उसके अलावा क्या है कि 1.5 लाख रुपए सरकार ने सहायता दी है कि वो अपना घर बना सकें। घर बनाने के लिए 30x20 स्क्वायर फीट यानी 600 स्क्वायर फीट की नहीं 30x40 30x20 है, सॉरी 30x20 ही है। 30x20 स्क्वायर फीट की जगह दी है कि वो अपना घर बना सकें और उस घर को बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और उसके अलावा 5,000 रुपए पर मंथ उनको दिए जाएंगे, एक तरीके से सैलरी की तरह ही दिए जाएंगे। 5,000 रुपए हर महीने इनको दिए जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट थे उस डिसीजन के जो आपको नोट कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो त्रिपुरा के भी लोग हैं, त्रिपुरा में एक जिला है जिसका नाम है कंचनपुरा। ठीक है, उसके अलावा एक सब डिविजनल एरिया है कंचनपुरा, उसके अलावा बहुत से सब डिविजनल एरिया हैं त्रिपुरा में। तो उन सभी जगहों पे ब्रू रियांग को थोड़ा थोड़ा हर जगह बसाया जा रहा है। लेकिन कंचनपुरा के लिए जो वहाँ के लोग हैं, त्रिपुरा जो बंगाल से भी सटा हुआ है, तो बंगाल की एक सोसाइटी है जिसका नाम है क्या नाम है उसका, बंगाल की एक सोसाइटी है जिसने नाम मैं बाद में बता दूंगा। बंगाल की एक सोसाइटी है, उसने क्या किया कि उसने और जो मिजोरम के कुछ लोग हैं उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बनाया और उन्होंने भारत सरकार से कहा है कि आप, सरकार से ये कहा, भारत सरकार से नहीं त्रिपुरा सरकार से ये कहा है कि आप हर जगह बसाइए लेकिन कंचनपुरा में आप नहीं बसाएंगे। ठीक है, कंचनपुरा सब डिविजनल एरिया में आप मत बसाइए क्योंकि यहाँ पर तो ये कभी इतने ज़्यादा तादाद में थे भी नहीं और आप दूसरी जगहों पे बसा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप बसाएंगे तो यहाँ पर जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनकी पूरी काउंटिंग बिगड़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से इन्होंने मना किया था। ठीक है, मैं इसका जो उसका नाम है, बंगाल की कौन सी कम्युनिटी है उसका नाम मैं आपको देख कर बताता हूँ। हाँ, उसका नाम है नागरिक सुरक्षा मंच। ठीक है, जो सोसाइटी है बंगाल की नागरिक सुरक्षा मंच, वो बंगाली हैं कौन, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान बना था तो ईस्ट और वेस्ट दो पाकिस्तान बने थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज की डेट में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो पूर्वी पाकिस्तान से जब ये बंटवारा हुआ था तो कुछ मुस्लिम, कुछ लोग, कुछ हिंदू सब मिल करके एक इलाके में कलकत्ता में आकर के बस गए थे। तो उस समय के ये लोग हैं और वही उन्हीं लोगों ने आजकल नागरिक सुरक्षा मंच बना रखा है। तो वो नागरिक सुरक्षा मंच वाले और मिजोरम के लोग, इन दोनों ने मिलकर के सरकार से अनुरोध किया है कि नहीं, ऐसा नहीं होने चाहिए, ब्रू को कंचनपुरा में आप मत बसाइए। ठीक है, तो वो नागरिक सुरक्षा मंच आप याद रखिएगा, वो पूछा जा सकता है कि नागरिक सुरक्षा मंच का संबंध किससे है। ठीक है, उसके बाद चौथा है DICGC, जिसका मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। आप अपना बैंक में पैसा रखते हैं, मान लीजिए कभी बैंक जो है बंद हो जाए तो आपके पैसे कहाँ गए, कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे, गारंटी क्या है कि आपके पैसे वापस मिलेंगे। तो नियम ये होता था पहले कि अगर आपके पैसे डूब जाते हैं, कोई बैंक डूब जाता है, तो आपके पैसे पूरे नहीं डूबेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आपने कितने भी पैसे बैंक में रखे हों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख रुपए वापस किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले DICGC ने क्या कहा है कि हम इस लिमिट को बढ़ा रहे हैं और 5 लाख कर रहे हैं। यानी अगर आपका बैंक डूब जाता है, चला जाता है, जिस बैंक में आपने पैसे रखे थे, तो आपको 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है DICGC ने कहा है। ठीक है, DICGC की हेल्प से ये डिसीजन आया था। तो इन लोगों ने क्या करना होता है, इनका काम यही होता है कि जब भी किसी बैंक में आप पैसा रखते हो, जैसे अगर आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए, तो 100 रुपये में से 10 पैसे ये DICGC अपने पास रखता है। ठीक है, इन्हीं 10 पैसे को इकट्ठा कर करके हर 100 रुपये पे, हर 100 रुपये पे 200 रुपये होंगे तो 20 पैसे, 300 रुपये होंगे 30 पैसे, अगर आपने 1,000 रुपये डाले तो कितने, 100 रुपये। ठीक है, लेकिन ये आप नहीं देते हो, ये देता है बैंक। ठीक है, बैंक देता है DICGC को, यानी हर 100 रुपये जो बैंक अपने पास रखता है तुमसे लेकर के, वो उस बैंक उसमें से 10 रुपये वो किसको देता है, 10 पैसे वो किसको देता है, DICGC को देता है। ठीक है, 10 पैसे हैं ये, 10 रुपये नहीं है, 100 में से ये 10 पैसे हैं। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन में मैंने गड़बड़ बताई हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा। 10 पैसे हैं ये, 100 रुपये में से 10 पैसे DICGC अपने पास रखता है और अंत में जब बैंक डूब जाता है तो इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो जितने भी डिपॉजिटर थे, जितने भी बैंक के ग्राहक थे, उन सबके पैसे वापस करता है। ठीक है, उसके अलावा और क्या करता है, उसके अलावा और क्या करती है बैंक ताकि उनका वो बना रहे और वो डिपॉजिटर के पैसे वापस कर सकें, पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हिंदी में इसको शायद पूंजी पर्याप्तता
प्रतिशतता कह सकते हैं। आप इसकी हिंदी भी देख लीजिएगा, मुझे हिंदी नहीं पता इसकी क्या है एग्जैक्टली, लेकिन कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और एडिक्वेसी का मतलब होता है पर्याप्तता, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, ये हर बैंक को मेंटेन करना पड़ता है और ये आरबीआई ने बैंकों को बोल रखा है कि आपको ऐसा करना होगा। देश में जितने भी बैंक हैं उन सबको आरबीआई की बात माननी पड़ती है, आरबीआई उनको रेगुलेट करता है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि आप बैंकों से ये बोला है कि अगर आप 100 रुपये रखते हैं टोटल सबसे मिला करके भी, तो 100 रुपये में से 9 रुपये आप अपने पास ऐसा रखेंगे कि किसी को नहीं बांटेंगे, सिर्फ अपने पास आप स्टोर करके रखेंगे, ताकि अगर कभी आपके बर्बाद होने का समय आए या आप डूब रहे हों तो इन पैसों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को संभाल सकें। और इन पैसों का इस्तेमाल करके साथ में डीआईसीजीसी जो अपने पास रखता है, इनको मिला करके जो डिपॉजिटर हैं उनका पैसा, जो बैंक के ग्राहक हैं उनका पैसा वापस किया जा सके। तो ये होता है सारा खेल इसका। तो डीआईसीजीसी के बारे में आप याद रखिएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आप याद रखिएगा होता क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो मात्रा होती है प्रतिशत में बैंक की कुल पूंजी की, जिसको बैंक को हमेशा अपने पास स्टोर रखना पड़ता है, उसका कहीं इस्तेमाल नहीं करता, ना वो ब्याज पे दे सकता है ना कुछ और कर सकता है, वो सिर्फ उसे रखना पड़ता है ताकि अगर कभी संकट का समय आए बैंक पे तो उस पूंजी का इस्तेमाल किया जा सके और बैंक को डूबने से बचाने की कोशिश की जा सके। ठीक है, तो ये होता है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, और आपको मैक्सिमम कितने रुपए मिल सकते हैं अगर बैंक डूबता है? तो 5 लाख रुपए। ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, पहला वाला इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, बीमारियां फैली हुई हैं। तो बाकी तीनों टॉपिक्स आप नोट कर लीजिएगा। गिलगित बाल्टिस्तान को लेके थोड़ा और आप जा करके गूगल पे सर्च मारिएगा। मैंने बेसिक चीज़ें बता दी कि हाँ क्या क्या हुआ है, क्यों ये न्यूज़ में है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की, कि क्यों इनके बीच में इतनी टेंशन है, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल इमीडिएट पड़ोसी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।